झांसी काफी बड़ा और फैला हुआ शहर था। शहर के आसपास बहुत आबादी थी, कारखाने थे जिनकी चिमनियां दूर से नजर आ रही थीं। एक टीले पर कला भी था, जमीन हमवार भी थी और ऊंची नीची भी थी। खेतों में कोई छोटी फसल उगी हुई थी, इधर उधर लोग चल रहे थे। सड़क पर भी काफी ट्रैफिक थी। मैं कमांडो खालिद से 6 कदम के फासले पर चल रहा था। जिस तरफ वो जाता था मैं भी उसी तरफ चल पड़ता। झांसी रेलवे स्टेशन बहुत पीछे रह गया था। मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि अभी तक मैं इंसानी शक्ल में ही था। मुझ पर सांप की शक्ल ने हमला नहीं किया था, ना ही किसी वक्त मुझे इस दौरान कोई चक्कर ही आया था। एक जगह बहुत सी लारियां खड़ी थीं, मुसाफिर उनमें चढ़ उतर रहे थे। कमांडो खालिद लारी अड्डे के एक तरफ आ गया। कहने लगा वो सामने वाली लारी देवगढ़ को जाएगी। पहले वो लारी में बैठा, उसके 2-3 मिनट बाद मैं भी दूसरी तरफ से होकर लारी में सवार हो गया। हम देवगढ़ पहुंच गए। यहाँ से हम एक बैलगाड़ी में बैठे और संभलपुर की तरफ चल पड़े। देवगढ़ और संभलपुर के दरमियान संथावली के जंगल में नाग मंदिर था, जिसका सबसे बड़ा पुजारी और महंत अयाश देवगिरी था। बैलगाड़ी के सफर के दौरान मैंने अपने मुजाहिदों को साधुओं के भेष में एक तरफ खेतों में जाते देखा। मैंने कमांडो खालिद से कहा वो लोग आ गए हैं। कमांडो खालिद ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। वो नहीं चाहता था कि गाड़ी बान हमारी बातें सुने। मुजाहिद साधुओं की टोली खेतों में जाते जाते एक तरफ दरख्तों में नजरों से ओझल हो गई। सड़क पर एक कुआं था, वहां गाड़ी बान ने गाड़ी रोक दी। यहाँ से नाग मंदिर जंगल में एक कोस के फासले पर था। हम गाड़ी से उतर गए। कमांडो खालिद कहने लगा क्या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। सामने संथावली का जंगल है, नाग मंदिर इसी जंगल में है। हम जंगल की तरफ चलने लगे। धूप निकली हुई थी, मगर अब दिन का तीसरा पहर हो गया था और धूप मांद पड़ने लगी थी। जहां से संथावली के जंगल की झाड़ियां और दरख्त शुरू होते थे, वहां जाकर कमांडो खालिद रुक गया। वो मुझे साथ लेकर एक जगह दरख्तों की ओट में बैठ गया। कहने लगा यहाँ से हमें अपने मुजाहिदों को साथ लेकर चलना होगा। ये बताओ कि नाग मंदिर यहाँ से किस समत को है? मैंने उस जंगल को पहचान लिया था। एक तरफ जिधर छोटे छोटे जंगली झाड़ियों वाले टिब्बे थे, उस तरफ इशारा करके कहा इन टिब्बों के पीछे बड़े तालाब के पास है। उसने दूसरा सवाल किया ये बदमाश पुजारी देवगिरी रात को कहाँ सोता है? मैंने उसे बताया कि वो नाग मंदिर के अंदर ही अपने शानदार कमरे में सोता है और हर रात उसकी मनपसंद देवदासी या नर्तकी उसके साथ होती है। कमांडो खालिद ने कहा आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। इतने में हमारे साथ ही मुजाहिद भी आ गए। वो साधु बने हुए थे। आते ही वो हमारे पास दरख्तों के दरमियान बैठ गए। एक मुजाहिद ने कमांडो खालिद से कहा कमांडर तुम ठीक हो? उसने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, असलहा वगैरह सब ठीक है। मुजाहिद ने जवाब दिया बिल्कुल ठीक है कमांडर। कमांडो खालिद ने कहा करमदाद नाग मंदिर के पहले गेट तक हमें गाइड करेगा। बकौल करमदाद के नाग मंदिर के 2 गेट हैं। पहला गेट जो पुराना है नाग मंदिर की अकबी दीवार में है। दूसरा गेट सामने की जानिब है जो नया नया तामीर हुआ है। एक और मुजाहिद ने पूछा सर हमें क्या हुक्म है? कमांडो खालिद ने कहा तुम में से एक मुजाहिद हमारे साथ जाएगा, बाकी लोग पुराने गेट के पास छुप कर बैठेंगे। वो बोला ठीक है सर। मैं उन लोगों को लेकर वहां से आगे बढ़ा। नाग मंदिर के गिरदोनिवाह में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अंधेरा दरख्तों में उतरने लगा। दूर से हमें मंदिर की रोशनियां दिखाई दी। मैंने कमांडो खालिद को दिखाया कि मंदिर का पुराना गेट किस तरफ है और नया गेट किस तरफ। उसने एक मुजाहिद अपने साथ ले लिया और बाकी मुजाहिदों से कहा तुम लोग पुराने गेट के करीब किसी जगह छुप जाओ, हमारे सिग्नल का इंतजार करना। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मखसूस आवाज का सिग्नल दूंगा। उन्होंने आपस में कोई खास सिग्नल मुकर्रर कर रखे थे। मैं कमांडो खालिद और मुजाहिद मंदिर के नए गेट की तरफ चल पड़े। बाकी मुजाहिद साधुओं के भेष में मंदिर के पुराने गेट की तरफ रवाना हो गए। नए गेट के करीब ही पुजारी देवगिरी का कमरा था। ये कमरा मैंने देखा हुआ था। हमें उस तरफ जाना था। हमारा टारगेट वही था। हमने ज्यादा असलहा अपने साथ नहीं लिया था। हमारे पास सिर्फ एक साइलेंसर वाला पिस्टल और 4 हैंड ग्रेनेड थे। हैंड ग्रेनेड इमरजेंसी की सूरत हाल से निमटने के लिए थे, वरना हमें साइलेंसर वाले पिस्तौलों से ही अपने ऑपरेशन को तकमील तक पहुंचाना था। कमांडो खालिद ने मुझे बता दिया था कि हमें मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। ये हिंदुओं की इबादत की जगह है। हमें सिर्फ एक आदमी से बदला लेना है और अगर उसके बॉडीगार्ड रास्ते में हायल हुए तो उन्हें भी खत्म करना है। जब नाग मंदिर का नया गेट कुछ दूर दिखाई देने लगा तो हम लोग वहीं एक जगह छुप कर बैठ गए। यहाँ हमें रात गहरी हो जाने का इंतजार करना था।
जब पुजारी देवगिरी नाग मंदिर की पूजा पाठ से फारिग होकर अपने कमरे में आ जाता था, मंदिर की तरफ से भजन कीर्तन की आवाजें आ रही थीं। हम खामोशी से छुप कर बैठे रहे। रात गुजरती चली गई। जब मंदिर का भजन कीर्तन खत्म हो गया और हर तरफ खामोशी छा गई और मंदिर के नए गेट के ऊपर जलने वाला बड़ा बिजली का बल्ब बुझा दिया गया, तो कमांडो खालिद ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और बोला, रात के 12:15 बजे का वक्त हो गया है, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने कहा, हमें 1 घंटा मजीद इंतजार करना चाहिए। उस वक्त तक पुजारी देवगिरी अपने कमरे में जरूर पहुंच चुका होगा। हम मजीद 1 घंटा वहां बैठे रहे। जब रात का ठीक 1:15 बज गया तो मैंने कमांडो खालिद से कहा, टाइम हो गया है। उसने पिस्तौल निकाल कर कहा, चेक एमुनिशन। मैं और मुजाहिद दोनों ने अपने अपने पिस्तौल निकाल कर चेक किए। मुजाहिद के पास 4 हैंड ग्रेनेड भी थे। कमांडो खालिद ने उसे हुक्म दिया, मेरे हुक्म पर ग्रेनेड फेंकना, मेरे हुक्म के बगैर मत फेंकना। उसने कहा, यस कमांडर। कमांडर खालिद मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, करमदाद, तुम हमें पुजारी के कमरे तक गाइड करोगे। फिर उसने अपने मुजाहिद को हुक्म दिया, तुम 10 कदमों के फासले पर हमारे पीछे रहोगे, मेरे इशारे पर आगे आओगे। यस कमांडर। अपने अपने पिस्तौल हमारे हाथों में थे। मैं आगे आगे चलने लगा। दरख्तों में अंधेरा था। मैं इस रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ था। जमीला की तलाश में एक बार यहाँ आ चुका था। मैं उन्हें मंदिर के धर्मशाला की दीवार के पीछे से होता हुआ पुजारी के कमरे की दीवार के बिल्कुल सामने शरीफे के दरख्तों के दरमियान ले आया। यहाँ से मैंने खालिद को कमरे की एक कोठरी दिखाई जहाँ रोशनी हो रही थी। मैंने कहा, ये पुजारी का कमरा है, यहाँ वो रात को शराब भी पीता है और दादे ऐश भी देता है। कमांडो खालिद ने पूछा, कमरे का दरवाजा किस तरफ है? मैंने कहा, दूसरे अनार के दरख्तों के दरमियान से गुजर कर सामने आ जाता है। वहाँ रात को पुजारी के 2 बॉडीगार्ड मौजूद होते हैं जो मुसल्ला होते हैं। कमांडो खालिद ने अपने मुजाहिद को पीछे आने का इशारा किया और वो मेरे साथ शरीफे के 5-6 फुट ऊंचे झाड़ी नुमा दरख्तों के दरमियान से होता हुआ पुजारी के कमरे के अकब में आ गया। यहाँ हमें पुजारी के कमरे के दरवाजे पर जलता बल्ब नजर आ गया था। उसकी रोशनी में 2 आदमी बेंच पर बैठे सिगरेट पी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। मैंने कमांडो खालिद से कहा, ये दरवाजा कमरे की ड्योड़ी का दरवाजा है। ये रात को अंदर से बंद कर दिया जाता है। ड्योड़ी में पुजारी के खास कमरे का दरवाजा है। जाहिर है वो भी अंदर से बंद होगा। हमें इन दोनों दरवाजों को खुलवाना होगा। कमांडो खालिद बोला, ये भी हो जाएगा, पहले इन दोनों गार्ड्स को ठिकाने लगाना है। उसने अपने मुजाहिद को इशारा किया। मुजाहिद के हाथ में भी पिस्तौल था जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था, जिसकी वजह से फायर के धमाके की आवाज नहीं होती। वो इशारा मिलते ही दाएं जानिब अंधेरे में गायब हो गया। उसने कमांडो खालिद से कहा, यहाँ हम पिस्तौल का फायर नहीं करेंगे। मैंने कमांडो चाकू निकाल कर उसे दिखाया और कहा कि मैं इन्हें बड़ी आसानी से खत्म कर दूंगा। कमांडो खालिद कुछ कहने लगा तो मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसके कंधे को जरा सा दबाकर बाएं जानिब झुककर चलने लगा। कमांडो खालिद भी मेरे साथ उसी तरह चलने लगा। पुजारी के मकान के दरवाजे से कोई 20 फुट के फासले पर दाएं जानिब होकर हम अलग अलग होकर अनार के दरख्तों में छुप गए। हमें दोनों पहरेदार पुजारियों के बातें करने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे सिगरेट की बू आई जिसमें चर्स की बदबू भी शामिल थी। दोनों पहरेदार चर्स पी रहे थे। इस हालत में वो बड़ी आसानी से मेरा शिकार बन सकते थे। मैंने जेब से पत्थर का एक टुकड़ा निकालकर जोर से अपने जरा सा आगे फेंका। पत्थर का ये टुकड़ा मैंने इसी मकसद से अपने जेब में डाल रखा था। पत्थर गिरने से शोर पैदा हुआ तो एक पहरेदार ने उस तरफ देखा। कौन है बे उधर? दूसरा बोला, कोई बिल्ली कुत्ता होगा। पहले ने कहा, अरे नहीं रे, मुझे तो कोई बाहर का आदमी लगता है। मैं हैरान हुआ कि उसने ये कैसे अंदाजा लगा लिया। मैं फौरन अलर्ट हो गया। कमांडो खालिद मुझसे थोड़े फासले पर झाड़ियों में छुप कर बैठा हुआ था। मुझे मालूम था कि हमारा मुजाहिद साथी भी हमारे आसपास हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है। पहले वाला पुजारी जिसने कंधे पर 2 नाली बंदूक लटका रखी थी उठकर हमारी तरफ आया। वो चर्स के नशे में था। इस नशे की वजह से उसको इतना भी याद न रहा कि अगर वो किसी बाहर के आदमी को पकड़ने आया है तो उसे बंदूक अपने हाथों में रखनी चाहिए। वो बोला, कौन है बे उधर? वो आवाजें देता हमारे बिल्कुल करीब आ गया। मैं एक तरफ होकर एक जाविये पर होकर बैठ गया। मैंने कमांडो खालिद को इशारा कर दिया कि मैं इसे संभाल लूंगा। जहां हम छुपे हुए थे वहां अंधेरा था। वो आदमी जो दुबला पतला सा था मेरे बिल्कुल करीब कोई 2 फुट के फासले पर था और अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था और साफ लग रहा था कि वो नशे की हालत में है। उसने वहीं से अपने साथी को आवाज दी, अरे मोंगिया रे, यहाँ तो कोई भी ना ही रे, और खुद ही हंसने लगा। दूसरे पहरेदार पुजारी ने दूर ही से आवाज दी, अरे आ जाइयो वापस।
तू तो पागल हो गया है नशे में। जैसे ही पुजारी मुड़ने लगा मैं उसकी घात में था। कमांडो चाकू मेरे सीधे हाथ में था। मैंने उछलकर बाएं हाथ से उसके मुंह को पूरी ताकत से बंद कर दिया कि वो कोई आवाज न निकाल सके, और दाएं हाथ में पकड़ा हुआ चाकू एक झटके के साथ उसके गले पर फेर दिया। उसका नरखरा बोलने लगा। मैंने उसे परे गिरा दिया। उस कमबख्त के नरखरे से कुछ ज्यादा ही आवाजें निकलने लगी। इन आवाजों को सुनकर दूसरा पहरेदार खड़ा हुआ और बोला, अरे मोंगिया क्या हुआ? जैसे ही वो आगे बढ़कर अनार के दरख्तों के अंधेरे में आया, उसे हमारे मुजाहिद ने वहीं दबोच लिया। मैंने उसे जमीन पर इस तरह गिरते देखा जिस तरह दरख्त का कटा हुआ टहना गिरता है। हमारा मुजाहिद उसके साथ ही अंधेरे में रूपोश हो गया। कमांडो खालिद ने भी ये मंजर देख लिया था। उसने मुंह से हल्की सी सीटी की आवाज निकालकर मुझे दरवाजे की तरफ बढ़ने का सिग्नल दिया। हम दरवाजे के पास आकर बैठ गए। मुश्किल ये थी कि हम पर दरवाजे के ऊपर जलते बल्ब की सीधी रोशनी पड़ रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था। हमारे पास वक्त नहीं था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया तो कमांडो खालिद मेरा बाजू पकड़कर मुझे रोशनी से अनार के दरख्तों की तारीकी में ले गया। उसने सरगोशी में कहा, इस तरह काम खराब हो जाएगा, हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। मैंने सरगोशी में जवाब दिया, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। पुजारी का कमरा दूसरी मंजिल पर है। पुजारी के कमरे की खिड़की हमें नजर आ रही थी। कमांडो खालिद ने आहिस्ता से कहा, मेरे साथ आओ। हम खिड़की के ऐन नीचे आ गए। वहां दीवार के साथ लोहे का एक पाइप दीवार के साथ चिमटा ऊपर छत से नीचे आ रहा था। शायद ये बारिश के पानी के निकास के लिए लगाया गया था। कमांडो खालिद ने आगे बढ़कर पाइप का जायजा लिया। यहाँ दीवार की ओट थी और हम रोशनी में नहीं थे। मेरे देखते देखते कमांडो खालिद ने पाइप पर अपने हाथ और पांव जमाए और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। मैं भी उसके पीछे पाइप को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश में लग गया। पाइप के साथ थोड़े थोड़े फासले पर क्लिप लगे हुए थे, जहाँ हम अपने पांव टिका सकते थे। खालिद आगे था। वो खिड़की के पास जाकर रुक गया। खिड़की खुली थी। आगे बारीक सा पर्दा गिरा हुआ था। कमांडो खालिद ने अंदर झांक कर देखा और फिर कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए वो कमरे के अंदर कूद गया। मैं समझ गया कि कमरा खाली था। मैं भी पाइप को पकड़ पकड़ कर ऊपर आया और खिड़की में से झांक कर देखा। कमांडो खालिद ने हाथ हिलाकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं भी खिड़की में से अंदर कूद गया। कमरा छोटा सा था और वहाँ कोई इंसान नहीं था। कुछ बोरियां और पुराना फर्नीचर इधर उधर बिखरा पड़ा था। मैंने कमांडो खालिद के कान में सरगोशी की। मेरे ख्याल में पुजारी देवगिरी का यही कमरा था। उसने सरगोशी में कहा, यहाँ कोई नहीं है, आगे चलते हैं। कमरे में एक और दरवाजा था जो बंद था। हम उस दरवाजे के करीब गए तो दूसरी तरफ से हल्की आवाजें सुनाई दी। एक मर्द और एक औरत की आवाज थी। औरत सिसकियां भरते हुए कुछ कह रही थी जो समझ में नहीं आ रहा था। मर्द के डांटने की आवाज आई। हम दरवाजे में से किसी दर्ज को तलाश कर रहे थे। आखिर एक जगह छोटा सा सुराख मिल गया। मैंने सुराख के साथ आंख लगाकर देखा। दूसरे कमरे में एक पलंग बिछा था जिस पर बड़ा पुजारी देवगिरी नीम दराज था। उसने पहलू में एक औरत को लेटा रखा था जिसके बाल खुले थे और जिस्म के गिर्द एक चादर लिपटी हुई थी। चादर में उसका उरिया बदन जगह जगह से दिखाई दे रहा था। भारत के इस इलाके में मौसम वैसा सर्द नहीं था जैसा दिल्ली और भोपाल में था। मैंने कमांडो खालिद को ये मंजर दिखाया और उसके कान में कहा, यही हमारा टारगेट पुजारी देवगिरी है। औरत सहमी हुई थी और डरते डरते सिसकियां भर रही थी। साफ लग रहा था कि अय्याश पुजारी के आदमी इस औरत को किसी गांव से उठाकर ले आए हैं। कमांडो खालिद ने पीछे हटकर दरवाजे को जरा सा अंदर को दबाया। दरवाजा अंदर से बंद था। पिस्तौल हमारे हाथों में थे। मैंने कमांडो खालिद के कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, तुम एक तरफ हट जाओ, ये मेरा शिकार है। कमांडो खालिद दरवाजे की एक जानिब होकर बैठ गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर अंदर से पुजारी देवगिरी ने करख्त आवाज में पूछा, कौन है? मैंने आवाज में आजिजी पैदा करते हुए कहा, महाराज मैं हूँ मोंगिया। मैंने एक पहरेदार को मोंगिया के नाम से अपने साथी को पुकारते सुन रखा था। अंदर से देवगिरी ने और ज्यादा गुस्सीली आवाज में कहा, यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, महाराज बड़े स्वामी महाराज भोपाल से आए हैं। वो नीचे ड्योढ़ी में खड़े हैं। मुझे बड़े पुजारी के बड़बड़ाने और गालियां देने की आवाज आई। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते कदमों की आवाज आई। मैंने कमांडो खालिद को अलर्ट किया और पिस्तौल का रुख दरवाजे की तरफ कर दिया। अंदर से कुंडी उतरी। फिर दरवाजे का एक पट खुला। मेरे सामने मेरी इज्जत से खेलने वाला मेरा दुश्मन खड़ा था। मेरी शक्ल देखकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो आवाज निकालने ही वाला था मगर मैंने उसे इतनी मोहलत न दी। मेरी पिस्तौल की नाली में से यके बाद दीगरे 2 गोलियां निकली। एक गोली उसके दिल में से और दूसरी उसकी खोपड़ी को चीरती हुई दूसरी तरफ निकल गई। पुजारी धड़ाम से आगे को गिर पड़ा। कमांडो खालिद और मैं जल्दी से कमरे में घुस गए। पलंग पर लेटी औरत खौफ के मारे कांप रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने उसे कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे।
यहाँ दूसरे आदमी कहाँ हैं? उसने नफी में सर हिलाया। खौफ के मारे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने कमांडो खालिद की तरफ देखा। उसने आहिस्ता से कहा, निकल चलो, हमने टारगेट मार लिया है। मेरा ख्याल था कि शायद साथ वाले कमरे में इस बदमाश के दूसरे साथी भी हों और हम उनका भी काम तमाम करते जाएं। लेकिन कमांडो खालिद मजीद खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। इसकी वजह जाहिर थी कि हम जिस शख्स को हलाक करने आए थे उसकी लाश दरवाजे में पड़ी थी। हम दौड़कर दूसरे कमरे में आ गए। वहां से हम पाइप के जरिए नीचे उतरने लगे। खुदा जाने वो कौन था जिसने हम दोनों को पाइप के जरिए दीवार से उतरते देख लिया। एक आवाज एक तरफ से आई, कौन हो तुम? हम एक सेकंड के लिए भी न रुके और नीचे उतरने की बजाय हमने पाइप छोड़ दिया और नीचे छलांगे लगा दी। हम आधे से ज्यादा नीचे उतर चुके थे। नीचे गिरते ही हम वहीं दुबक कर बैठ गए। दूसरी बार किसी के हमारी तरफ तेज तेज दौड़ने की आवाज आई। उसके बाद ऐसी आवाज आई जैसे कोई नीचे गिर पड़ा हो। उसके साथ ही खामोशी छा गई। दरख्तों के अंधेरे में से एक इंसानी साया झुककर चलता हमारी तरफ बढ़ा। मैं पिस्तौल का फायर करने ही वाला था कि कमांडो खालिद ने मेरा हाथ नीचे कर दिया और मुंह से एक खास किस्म की सीटी की हल्की सी आवाज निकाली। वैसी ही आवाज उस तरफ से भी आई जिस तरफ से इंसानी साया हमारी तरफ बढ़ रहा था। फिर एक आदमी दबे पांव चलता हमारे पास आकर बैठ गया। ये अपना मुजाहिद था। उसने सरगोशी में कहा, मैंने उसे खत्म कर दिया है। कमांडो खालिद ने पूछा, कोई और आदमी तो नहीं है? वो बोला, उस तरफ तो नहीं है सर। कमांडो खालिद ने मेरा बाजू पकड़कर कहा, करमदाद अब वापस चलो। जिस तरफ से आए थे उसी तरफ को वापस चल पड़े। हमारा मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया था। ये कोई ऐसा मिशन भी नहीं था। एक अकेले आदमी को कैफर किरदार तक पहुंचाना था। वो आदमी कोई कमांडो टाइप का नहीं था, मुसल्ला भी नहीं था। बड़ी आसानी से उसे मार लिया था। फायर का धमाका भी नहीं हुआ था कि वहाँ दूसरे पुजारी बेदार हो जाते। अगर बेदार हो भी जाते तो वहाँ के पुजारी महादेव के आश्रम की तरह मुसल्ला नहीं थे। हमारे कमांडो मुजाहिद इलाके में मौजूद थे। वो उन्हें आसानी से काबू कर सकते थे। हमारे पास असलहा काफी था। रात की तारीकी में हम संथावली के नाग मंदिर के हुदूद से बाहर निकल आए। इस मंदिर में महादेव के आश्रम वाले मंदिर की तरह जहरीले सांप रात को घूम फिर कर पहरा नहीं देते थे। उनका खतरा भी नहीं था। सांप मुझे तो कुछ नहीं कह सकते थे। वो तो मेरे जिस्म से निकलने वाली बू से दूर भाग जाते थे। संथावली के जंगल की सरहद पर हमारे दूसरे मुजाहिद भी साधुओं के भेष में थे। वो हमें मिल गए। उनके थैलों में दस्ती बम, बारूदी सुरंगें और दूसरा असलहा भरा हुआ था जो उन्होंने कांधों पर लटका रखा था। कमांडो खालिद ने यहाँ एक मीटिंग की और अपने मुजाहिद साथियों को हुक्म दिया कि वो अलग होकर कल शाम तक झांसी रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में पहुंच जाएं। वो हुक्म पाकर चले गए। कमांडो खालिद ने मुझे कहा, इस वक्त हमें देवगढ़ स्टेशन तक कोई बैलगाड़ी नहीं मिलेगी, हमें पैदल ही जाना होगा। क्या तुम तैयार हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम खेतों में से गुजरती एक पगडंडी पर हो गए। रात की तारीकी चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने खालिद से कहा, कमांडर, हमारा दूसरा मिशन इतना आसान नहीं होगा। कमांडो खालिद को मैंने सब कुछ बता दिया था कि महादेव के आश्रम में उसके सपेरे फौजियों की पूरी पलटन मौजूद है और उसके पास असलहे का भी काफी जखीरा है और जिस खूनी जंगल में से हमें गुजर कर जाना होगा उसमें आदमखोर दरख्तों के अलावा खूंखार मगरमच्छ और दलदलें और जहरीले सांप भी हैं। ये सारी बातें कमांडो खालिद के जहन में थीं। वो मेरी बातें सुनकर खामोशी से चलता रहा। फिर कहने लगा, अगले मिशन के लिए हमें बाकायदा एक मंसूबा बनाना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर हम मुजाहिद साथियों को भी साथ लेंगे तो वो जहरीले सांपों और आदमखोर दरख्तों से अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। मेरा मशवरा यही है कि हम अपने मुजाहिदों को खूनी जंगल से बाहर ही किसी जगह बिठा दें और दोनों आगे जाएं। मेरे जिस्म की बू सांपों, मगरमच्छों और आदमखोर झाड़ियों और दरख्तों की शाखों को मुझसे दूर रखेगी। इसकी वजह से तुम भी महफूज हो जाओगे, लेकिन अपने मुजाहिद साथियों के लिए वहाँ खतरा होगा। वो मेरे साथ साथ सारा वक्त नहीं चल सकेंगे। जरा अलग हुए तो उन्हें कोई न कोई सांप किसी न किसी तरह आकर डस लेगा। कमांडो खालिद बोला, तुम इस टारगेट को देख चुके हो। अगर तुम समझते हो कि हम दोनों वहाँ अपना मिशन कामयाबी से पूरा कर सकेंगे तो हम अपने साथियों को पीछे बिठा देंगे। मैंने कहा, आर्मी में अपनी सर्विस के दौरान हम कमांडो पार्टी लेकर अपने मिशन पर जाया करते थे। मुझे उसका तजुर्बा है। मुझे मालूम है कि हम इस कमांडो ऑपरेशन के लिए काफी होंगे। हम रात की तारीकी में चले जा रहे थे। ये जंगल का इलाका नहीं था, खेत थे, कहीं झाड़ियों वाला मैदान आ जाता। हम 2 घंटे चलते रहे और देवगढ़ पहुंच गए। वहां से हमें रात के पिछले पहर 3 बजे एक मुसाफिर ट्रेन मिली जो झांसी जा रही थी। झांसी रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में हमारे साथी मुजाहिद साधुओं के भेष में हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमें देख लिया था। वो सारे के सारे हमारी तरफ नहीं आए। सिर्फ एक मुजाहिद हमारे
पास आकर बैठ गया। कमांडो खालिद ने उसे बताया कि यहाँ से हम भोपाल जा रहे हैं। भोपाल से आगे जुनूब की तरफ हम दोनों अपने टारगेट की तरफ जाएंगे। मुजाहिद साथी हिदायत लेकर चला गया। हमने वहाँ दोपहर का खाना खाया। 3rd क्लास का मुसाफिर खाना था। वहाँ पुलिस के संतरी नहीं थे। पुलिस से मुझे और कमांडो खालिद दोनों को चौकन्ना रहना पड़ता था। सबसे ज्यादा खतरा हमें भारतीय इंटेलिजेंस से था, जो सिविलियन कपड़ों में किसी भी जगह मौजूद हो सकते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।